तक पहले दिन से बेजोड़ आपका पसंदीदा न्यूज चैनल खबरों की दुनिया में बेमिसाल बना हुआ है। आपके प्यार और भरोसे के साथ आज तक ने अपने 20 साल पूरे कर लिए और इन 20 सालों में दुनिया बदल गई है। जी हां, हिंदुस्तान बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है, हुक्मरान बदल गए हैं और नहीं बदला है तो आज तक के बेबाक, बेधड़क और बेखौफ पत्रकारिता का अंदाज। और आज आपको अगले 1 घंटे तक हम दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आज बुलेटिन में बात एक बार फिर से किसान आंदोलन की होगी, क्योंकि सरकार और किसानों की बातचीत आज बातचीत होनी है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर बनी हुई है। सुनवाई आज भी जारी रहने वाली है। कल हालांकि सुनवाई का दिन तय किया गया है, बुधवार को ये सुनवाई होगी। कमेटी की बैठक आज होगी और कैसे निकलेगा रास्ता दोनों के बीच, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक आपको दिखाएंगे। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ से ममता के चुनाव लड़ने के पीछे क्या है वजह? बिडेन की ताजपोशी से पहले अमेरिका में क्यों है हड़कंप, दिखाएंगे इस खास पेशकश में आपको। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की खबर के साथ। किसान और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत 1 दिन के लिए टल गई है। ये बैठक अब कल होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज अपनी पहली बैठक में वो ताना बाना बुनने के लिए तैयार है जिसमें किसान और सरकार के बीच बात आगे बढ़ सके। हालांकि किसान इस कमेटी के वजूद पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज सरकार से बात नहीं करेंगे किसान नेता, ये तय किया गया है। सरकार किसान में 10वें दौर की बात अब कल की जाएगी। कल का वक्त तय किया गया है। आज कोई भी बातचीत नहीं होगी, ये निर्णय किसान संगठनों ने लिया है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की पहली बैठक आज होनी है। मंगलवार यानी किसान आंदोलन का 55वां दिन। आज का दिन आंदोलन के लिए बहुत अहम है और इस अहमियत के 3 बड़े पहलू हैं। बड़ी खबर नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली मीटिंग होगी। बड़ी खबर नंबर 2, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर किसानों का प्लान तैयार। बड़ी खबर नंबर 3, किसानों और सरकार के बीच 10वें राउंड की मीटिंग टली। ये बैठक अब बुधवार को होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच तय बैठक तो आज के बजाय कल यानी बुधवार को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए जो कमेटी गठित की थी वो आज पहली बैठक करेगी। भूपिंदर सिंह मान के अलग होने के बाद कमेटी में अब 3 ही सदस्य बचे हैं। तीनों सदस्य आज आपस में पहली बैठक करेंगे, ये तय करने के लिए कि किसानों और सरकार के बीच फंसे इस पेंच को कैसे निकाला जाए। पूसा परिसर में कृषि कानून पर गठित कमेटी की पहली बैठक होगी। बैठक में अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवट शामिल हैं। कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान खुद को अलग कर चुके हैं। ये और बात है कि किसान कमेटी के सामने जाने को लेकर शुरू से अब तक इनकार ही कर रहे हैं। नहीं, वो कमेटी तो उसमें चला गया एक आदमी, अब 3 बचे हैं। कमेटी संदेह के दायरे में है, उस कमेटी को हम फेस नहीं करेंगे। उधर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान अपने रुख पर कायम हैं। दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर परेड की तैयारियों को लेकर किसान नेताओं ने सोमवार रात दिल्ली पुलिस के साथ करीब आधे घंटे तक चर्चा की। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है। उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं
उससे पता चल जाएगा। हम रिंग रोड पर रहेंगे, जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम रहेंगे। ये हमने तय करा, तिरंगा झंडा ये सब झंडे लगा के चलेंगे उससे। तो आउटर रिंग रोड पर यहाँ से गाजीपुर से कहाँ पे जाएंगे आप लोग? नहीं, आउटर रिंग रोड यही तो है ना, बस अड्डे को जो इस साइड से जाती है दिल्ली के जो चारों तरफ उस पर जाए। किसान चाहते हैं कि 26 जनवरी को उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी जाए, जो शांतिपूर्ण होगा। यानी एक बात साफ है कि अब लाल किले और राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद किसानों ने छोड़ दी है। तो क्या नए कृषि कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर भी अपनी जिद छोड़ेगा? जो सरकारी मंडी के पैरेलल, एपीएमसी की मंडी के पैरेलल जो प्राइवेट मंडी बनने जा रही है इन कानूनों के जरिए, उसको खत्म करवाना हमारा इस आंदोलन का सबसे अहम मुद्दा है। और जब तक वो खत्म नहीं होती, जब तक ये कानून वापस नहीं होता, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन उतनी देर तक जारी रहेगा। सरकार बैठक में हमारी बात कब मानती है, किस दिन मानती है, कैसे मानती है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। किसानों की सरकार के साथ बैठक की तारीख भले ही टल गई हो, लेकिन न तो किसानों का लक्ष्य टला है, न सरकार का इरादा। किसान संगठन अभी भी तीनों कानून खारिज करने की मांग पर अड़े हैं। तो सरकार ने भी बार बार जता दिया है कि कानून खारिज करने के अलावा वो हर बात पर चर्चा के लिए तैयार हैं। इंतजार कल का है कि इस बार कोई रास्ता निकलेगा या फिर से एक नई तारीख। आज तक ब्यूरो। वहीं किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने परेड पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अंदर कौन आ सकता है, ये कानून व्यवस्था का मामला है और इस पर दिल्ली पुलिस खुद फैसला कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस कोर्ट से आदेश लेने के बजाय अपने अधिकार क्यों नहीं इस्तेमाल करती। बहरहाल इस मसले पर कल यानी बुधवार को फिर से सुनवाई होनी है। तो परेड पर कल सुनवाई होगी। बातचीत भी कल किसान और सरकार आपस में करेंगे। कल का दिन बेहद अहम इस आंदोलन के नजरिए से। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी मीटिंग आज होनी है। तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का प्लान है। हालांकि इस पर भी किसान संगठन दो गुट में बंट चुके हैं। एक गुट ये कह रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर एरिया से ये ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, दूसरा गुट ये कह रहा है कि दिल्ली के भीतर से ये परेड गुजरेगी। इस पर अभी भी कोई एक राय नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पाई है किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अपनी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि कानून व्यवस्था का यह सवाल है, इस पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेना है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार आप सिंघू बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में दो गुट हैं किसान संगठन के जो कि ट्रैक्टर मार्च पर अभी तक एक राय नहीं बना पाए हैं और वो जो कमेटी का गठन हुआ है उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब बात बनेगी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ तो कमेटी का गठन सरकार ने किया, ये कहा है कि ये कमेटी मॉनिटर करेगी इस पूरे मामले को, और ट्रैक्टर मार्च में खुद किसान दो धड़ों में बंट गए हैं। बिल्कुल नेहा, यही वजह है कि जो किसान संगठन है वो अपनी अपनी बैठक कर रहे हैं। कई किसान संगठन ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च जो है वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड में होनी चाहिए। वहीं कुछ किसान संगठनों का कहना है कि वो जो ट्रैक्टर मार्च है वो लाल किले की तरफ से होना चाहिए। तो ऐसे में किसान संगठन दो धड़ों में बटे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर के तैयारी कर रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था 26 जनवरी के लिए यहाँ पर तय करना है, और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कानून व्यवस्था उसके हाथों में होती है और वो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से काम कर सकती है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की जो कल मीटिंग हुई थी किसान संगठनों के साथ, उसके बाद क्या निर्णय निकलता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी में निश्चित तौर पर यह कहा गया कि वो कमेटी की आज बैठक होगी और उसमें आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से
किसान संगठनों और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि अभी भी किसानों का ये कहना है कि वो इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे और वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस समिति के जाने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसके सामने अगर वो लोग जाते हैं तो उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में सरकार जहां एक और कह रही है कि वो संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, वहीं किसान इस बात को लेकर के बटे हुए हैं कि वो समिति के सामने नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो कल की बैठक है, 20 तारीख कल बैठक है 2 बजे, और उस बैठक में सरकार की तरफ से क्या मसौदा आता है और किस तरीके से आगे चर्चा बढ़ती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है कल, और इसमें ये साफ हो जाएगा कि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए जो किसान लगातार अड़े हुए हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हमने देखा है कि कैसे बीते दिन जब शाहीन बाग का मामला था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का ऑब्जर्वेशन किया था और ये कहा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो पुलिस देखे, पुलिस के अंडर ये आता है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में हम क्या माने, कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन जब परेड निकाली जाती है, ऐसे में सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो सकता, परेड कैसे निकलेगी? देखिए, टकराव होना तो निश्चित है नेहा। दूसरी बात है कि कल एक मीटिंग हुई है किसान नेताओं के साथ और दिल्ली पुलिस और तमाम जो पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी है उन्होंने एक मीटिंग की है। अब उस मीटिंग में क्या कुछ निकला ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसमें एक रोड मैप जरूर डिस्कस किया गया है कि आखिरकार किस तरीके से अगर ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है तो वो जो मुख्य परेड है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, उसमें कोई भी इंटरफेयर किए हुए कैसे मामला नहीं चलेगा। हम आपको कुछ किसानों से बात भी करवाते हैं। ट्रैक्टर रैली की बात है, तैयारी है आप लोगों की? 26 तारीख में जोरदार। लेकिन अभी तक पुलिस को कहा गया है कि तय करने के लिए। पुलिस क्या करेगी? पुलिस का काम है पब्लिक को संभालना ही तो है। रास्ता रोक देगी पुलिस? पुलिस भी तो हमारी है। थानेदार सीओ रैंक लो, जितने अधिकारी हैं, IPS ऑफिसर को छोड़ के आधे तो वे मारे हो रहे, वे भी सब किसानों के बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कल से भी किसान यही कह रहे हैं कि पुलिस को दिया गया है जिम्मा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कानून व्यवस्था की बात है, ये आपको तय करना है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी, हम आपको दिखाएंगे कि कुछ ट्रैक्टरों पर किस तरीके से झंडे अभी से लगा दिए गए हैं। ये पूरे झंडे, तिरंगा झंडा बांध दिया गया है और ट्रैक्टर तैयार है कि कूच अगर करना पड़ेगा 26 जनवरी को तो ये ट्रैक्टर रुकने वाले नहीं है। किसान कह रहे हैं कि हम यहाँ से कूच करेंगे, पुलिस को रोकना है रोक लेगी, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे, अपना जो भी प्रस्तावित मार्च है उसको अंजाम देंगे। लेकिन मुख्य बात यही कि किसान नेता जो है वो कह रहे हैं कि हम पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस को पूरी तरीके से अपने प्लान की जानकारी दी जाएगी और जिस तरीके से पुलिस के साथ सहयोग करके ये पूरा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। लेकिन जो लगता है कि जिस तरीके से मुख्य परेड होती है दिल्ली में, उसको लेकर के टकराव होना भी निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये ठीक है, मुश्किल हफ्ता है। आज 19 तारीख है, ठीक एक हफ्ते बाद 26 जनवरी को, अगले मंगलवार को ये होना है। तो इस एक हफ्ते के लिए मुश्किल हफ्ता जरूर दिखाई पड़ता है पुलिस और साथ ही साथ किसानों के लिए। पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि 26 जनवरी की तारीख बेहद नजदीक आ रही है। ऐसे में ये तय करना होगा कि कैसे इस ट्रैक्टर मार्च को निकाला जाए, कैसे कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, क्योंकि इस दिन किसानों ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है। कृषि कानून को रद्द करना ही होगा, तीनों कानून वापस लेने ही होंगे, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। MSP पर लिखित में आश्वासन देना होगा और कानून वापस होने तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है आज। आंदोलन को समर्थन देने कल फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग सिंघू बॉर्डर पहुंची। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने गुल पनाग से बातचीत की। गुल पनाग, किसान जो है खेती में भी हिस्सा बटाती हैं और आज यहाँ पर बुला के उन महिलाओं को ये दिया कि आप मंच भी संभालिए, आंदोलन को फ्रंट से लीड कीजिए, आप भी आज इसका हिस्सा बनी हैं। कैसा था अनुभव आपके लिए? आज औरत किसान दिवस के अवसर पर स्टेज मैनेजमेंट महिलाओं को दी गई है और ये देखकर बहुत लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस तरीके से महिलाएं स्टेज मैनेजमेंट कर रही हैं और जो स्टेज के अराउंड एक कॉर्डन बनता है जिसको हम पहरेदार कहते हैं, पंजाबी में, हिंदी में भी पहरेदार कहते हैं, वो ड्यूटीज भी लड़कियां दे रही हैं। जो बैक स्टेज एरिया है जहां पर मीडिया टेंट है वहां पर जो एक्सेस देते हैं और रोकते हैं वो भी आज लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी स्टिक्स लेकर वहां पर खड़ी हुई हैं। आप उनमें हमने लड़कियों से बात की, कोई US से आया हुआ है
एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, एक बास्केटबॉल कोच थी, और कुछ वो महिलाएं कह रहे हैं हम तो गांव में भी वहाँ ट्रैक्टर भी चलाते हैं, खेती भी करते हैं, और ये हमारे लिए सम्मान है कि आज हम लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अब इतने बड़े आंदोलन का। देखिए, किसानी एक ऐसा एक वे ऑफ लाइफ है, मैं व्यवसाय तो नहीं कहूंगी, एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहां पर महिलाएं शुरू से कंधे से कंधा लगाकर किसानों अपने हस्बैंड्स के साथ काम करती हैं, किसानों के साथ काम करते हैं। जो ये एक मिसकंसेप्शन है कि महिलाएं किसानी के साथ नहीं जुड़ी हैं, वो शायद उन लोगों की तरफ से है जो ज्यादा अर्बन है या फिर जो किसानी परिवारों से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि किसान अकेला किसानी नहीं करता। किसान के साथ उसका पूरा परिवार लगता है, उसके बच्चे लगते हैं, उसकी बहन लगती है, उसकी बीवी साथ लगती है। बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की, जहां आज रैलियों का मंगलवार है। जी हां, आज 3 रैलियां पश्चिम बंगाल में होनी है। कल कोलकाता में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जिस जगह पर रैली की थी, उसी जगह पर आज दोपहर 2:30 बजे टीएमसी रैली करने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे पुरुलिया में रैली करेंगी, जबकि टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी दोपहर 2 बजे पूर्वी मिदनापुर में रैली करेंगे। और इससे पहले कल ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। वहां उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके साथ ही सबको हैरानी भी हुई। दक्षिण बंगाल का दुर्ग बचाने के लिए नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने करो या मरो का सियासी बिगुल फूंक दिया। नंदीग्राम दिखे डाक, नंदीग्राम दिखे डाक, सिंगूर दिखे डाक। 2007 में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की शपथ जिस नंदीग्राम से खाई थी, उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने 2021 में मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी के गेम प्लान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। नंदीग्राम के उस नायक के घर में घुसकर ममता ने सीधे ललकारा, जो बागी हो गया। खुद की साख को दांव पर लगाते हुए ऐलान कर दिया कि 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। আমি বারবার আসবো, নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। এই সুফিয়ান বসো, নন্দীগ্রাম হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা। কেন বলুন তো? नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़कर ममता ठीक वैसा ही सियासी संदेश देंगी जैसा नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर दिया। ममता बनर्जी की राजनीति को सिर्फ बंगाल तक सीमित एक नेता के चश्मे से देखना बहुत गलत होगा। साल 2019 में तीसरे मोर्चे का मंच बंगाल की धरती पर ममता की अगुवाई में तैयार हुआ। 2016 की तस्वीरें याद करिए। ममता का मंच उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और मोदी विरोधी गुट के स्वीकार्यता को दर्शाता है। 2021 में बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की रणनीति पर पूर्णतः आधारित हो गया है। वजह एकदम स्पष्ट है। ममता बनर्जी ने खुद को भारतीय राजनीति में स्ट्रीट फाइटर के तौर पर स्थापित किया। बीते एक दशक से बंगाल की सियासत उनकी मुट्ठी में है। बड़ी बात यह है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर डालेगा। बंगाल की लड़ाई में ममता के खिलाफ अगर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी तो उसके पीछे 2024 को नकारा नहीं जा सकता। आज बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में है और इसी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने दक्षिण बंगाल में शुभेंदु कार्ड खेला तो उसे काउंटर करने के लिए ममता ने नंदीग्राम कार्ड खेला। यहाँ ये भी समझना होगा कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है और इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए ममता के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया है। यानी बंगाल में ममता की कुर्सी को हिलाना है तो दक्षिण बंगाल के किले को जीतना होगा। वही किला जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के आंदोलन से खड़ा किया। आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, आज रैलियों का मंगलवार रहने वाला है, ऐसे में दिलचस्प ये है कि एक तरफ तो बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह और साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी है।
जी हाँ, बिल्कुल। ममता बनर्जी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके बीजेपी का जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए तैयार दिख रही हैं इस वक्त। और यही कारण है कि कल जब वो नंदीग्राम में थी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इस बार सिर्फ भवानीपुर से नहीं बल्कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी और ये चुनौती वो एक्सेप्ट करती है। तो एक बहुत ही दिलचस्प फाइट होने वाला है बीजेपी और तृणमूल के बीच में। एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट जिसे कहते हैं वो हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने कहा कि जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो और कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और चुनावी जो प्रक्रिया है, कैंपेन है, उसमें शामिल होंगे। लेकिन तृणमूल को ये साफ कर दिया है तृणमूल ने, तृणमूल का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड और सबसे बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने ये रुख साफ नहीं किया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा कौन होने वाला है। क्या वो दिलीप घोष होंगे, बाबुल सुप्रियो होंगे या कोई दूसरा और होगा। सिर्फ इतना कह चुके हैं अमित शाह कि बंगाल के धरती पुत्र ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो तृणमूल को लगता है कि अगर ममता बनर्जी को आगे रख के, सामने रख के ये लड़ाई के मंच पे अगर वो उतरेंगे तो उनको काफी फायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था बीजेपी की ओर से, उस अस्त्र को किसी ना किसी तरह से इनइफेक्टिव बनाने की कोशिश तृणमूल की तरफ से हो रही है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ने अभी ऐलान कर दिया है कि वो खुद लड़ेंगी नंदीग्राम से। कल यानी 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, साथ ही कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती वॉशिंगटन में होने जा रही है। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं, उसके पहले वॉशिंगटन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन में सुरक्षा के लिए 25,000 नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है। इसके अलावा हजारों पुलिस अफसरों की भी तैनाती की जा रही है। नेशनल गार्ड्स को संभावित खतरों को भांपने की ट्रेनिंग दी गई है। पेंटागन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेशनल गार्ड्स के 15,000 सैनिकों की तैनाती की इजाजत दे दी है। 6,200 सैनिक पहले से वॉशिंगटन में तैनात थे। 7,000 से ज्यादा सैनिक दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के दिन 5,000 सैनिक दंगा विरोधी उपकरण और हथियारों से लैस होंगे। This sorrow and this tragedy, and we, the United States, can never allow this to happen again. It's the biggest security threat, internal domestic security threat we've ever had since our Civil War. Of course, I think that is a huge security threat. हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कभी भी नहीं की गई थी। वॉशिंगटन में पहली बार 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो रही है, जबकि 20 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यहां 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। यही नहीं, जितने अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं, उससे ज्यादा अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में तैनात कर रखे हैं। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया था। ट्रंप समर्थक संसद में घुस गए थे। 220 सालों में पहली बार संसद में इस तरह की हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 6 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। FBI ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप समर्थक एक बार फिर हंगामा कर सकते हैं। FBI ने अपनी चेतावनी में कहा है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले पूरे अमेरिका में हथियार बंद प्रदर्शन हो सकते हैं। ट्रंप समर्थकों के हथियार बंद समूह 50 राज्यों की राजधानी और वॉशिंगटन में जुटने की योजना बना रहे हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत हादसे से जुड़ी ये खबर है जिस पर पीएम मोदी ने खेद व्यक्त किया है और मृतक परिवार को संवेदना दी है। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से मृतकों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सूरत से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया। फुटपाथ पर सो रहे 13 लोगों की जान गई थी। इस पूरे हादसे से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मृतक के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और 50,000 रुपए मदद का ऐलान घायलों को किया गया।
और अब बात करेंगे जनवरी में जमा देने वाली ठंड की, क्योंकि पहाड़ों पर जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानों में लगातार शीतलहरी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर और उत्तर भारत में कोहरे का कहर है, सूरज मंद है, ठंड इतनी ज्यादा है कि दिन में भी शीतलहर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में पारा और गिरेगा। 21 जनवरी तक कोहरे को कम देखा जा सकता है, ठंड लेकिन और ज्यादा बढ़ेगी। अगले 3 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री गिर सकता है। पहाड़ बर्फ से जमे हुए हैं, लेह से लेकर श्रीनगर तक पारा माइनस में है। कश्मीर ही नहीं, हिमाचल में भी पारा काफी हद तक गिर चुका है। कोरोना वैक्सीन आते ही कई देशों में स्कूल खुलने की बात हो रही है, तो कई देश ऐसे हैं जो कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए स्कूलों को खोलने के आदेश दे चुके हैं। बड़े इंतजार के बाद ये मौका आया। स्कूल वाली पढ़ाई, स्कूल वाले साथियों के बीच कोरोना और लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ या हो रहा है तो वो बच्चे ही थे, जिन्हें स्कूल बंद होने के कारण अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार कोरोना के मामलों में कमी आने के चलते स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। फिलहाल यहां चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को खोला जा रहा है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए सोमवार से स्कूल खोल दिए गए, तो प्राइमरी स्कूलों को 25 जनवरी तक खोला जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 1 फरवरी से खोलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ रूस में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में जाने की अनुमति दे दी गई। हालांकि यहां कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अभी तक पूरी तरह से स्कूलों को नहीं खोला गया। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में रूस में कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। अब तक 36 लाख के करीब यहां मामले सामने आए, जबकि 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि अभिभावकों के मन में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। हालांकि सरकारों ने जो कदम उठाए हैं, उसे उम्मीद यही की जा सकती है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। आज तक ब्यूरो। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में बर्फबारी क्या हुई, लोगों के लिए मुसीबत का नया दौर शुरू हो चुका है। बर्फबारी की वजह से इस्तांबुल की सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन सा लग रहा है। बर्फबारी के दौरान सड़क पर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीर टर्की की राजधानी इस्तांबुल की है। यहाँ कहीं सड़कों पर गाड़ियां फिसलती दिखाई दे रही हैं, तो कहीं लंबा जाम लगा हुआ है। वजह एक है भीषण बर्फबारी, और इस बर्फबारी के बाद की तमाम मुश्किलें हैं, जिनसे आज इस्तांबुल के लोग दो चार हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती ठंड के चलते इस्तांबुल में पारा 0 से नीचे क्या गया। भीषण बर्फबारी और उससे जुड़ी परेशानियों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल कर दी। सड़कों पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। बर्फबारी से निपटने के लिए यहाँ की सरकार ने 1300 बर्फ हटाने वाली गाड़ियों के साथ करीब 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके साथ ही यहाँ की नगर पालिका ने उन बेघरों को आश्रय देने की बात कही है, जिन्हें इस हड्डी गला देने वाली ठंड में भी सड़कों पर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। टर्की के मौसम विभाग ने आने वाले समय में बर्फबारी जारी रहने की बात कही है। अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आज तक ब्यूरो। दिसंबर और जनवरी के महीने में इटली के जिस शहर में सैलानी सबसे ज्यादा होते थे, इन दिनों वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटन का सबसे बेहतरीन सीजन कोरोना की भेंट चढ़ चुका है और अब लोगों को बर्फबारी का सीजन खत्म होने का डर सता रहा है। खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियों के बीच सैलानियों के इंतजार में सूने पड़े झूले, ग्राहकों के इंतजार में सूनी पड़ी दुकानें। आज सब कुछ बदला बदला सा है। सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक कहे जाने वाले इटली के इस खूबसूरत शहर पर कोरोना की मार क्या पड़ी, लोगों से लेकर दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
तस्वीरें इटली के शहर राजिलातो की हैं, जहां कोरोना मामलों के चलते स्की रिजॉर्ट्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना के बीच कई बार इन रिसोर्ट को खोलने पर विचार किया गया, मगर कोरोना मामलों में कमी नहीं होने के चलते सब कुछ धरा का धरा रह गया। इससे पहले 18 जनवरी से खोलने की बात कही गई थी, मगर बढ़ते मामलों के कारण 15 फरवरी तक के लिए इन रिजॉर्ट्स को खोलने का विचार टाल दिया गया। दूसरी ओर समय पर इन रिजॉर्ट के नहीं खुलने से इनके मालिक भी निराश हैं। उनके मुताबिक अगर जल्द इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो बर्फबारी का सीजन भी खत्म हो सकता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि राजिलातो शहर वही जगह है जहां साल 2006 में विंटर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया गया था। आज तक ब्यूरो।